हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेशन में, जहां आप लोग को ये आज का पांचवा सेशन बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग ताज के शासन के तहत मतलब 1858 से 1947 के अधिनियम के तहत जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 जो है पढ़ने वाले हैं। क्या हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, आप सबको पता होगा। हम जो है 4 सेशन इसी पे जो है कवर कर चुके हैं विद क्वेश्चन के साथ। आज जो है ये दोनों जो है अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इससे जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए जो हम दो अधिनियम इसमें जो है कवर करते हैं इस सेशन में, और क्वेश्चन आपको जो है 5 से 7 बाद में जो है बताएंगे। तो आप जो है लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन जो है बताइएगा, क्वेश्चन का जो आंसर पूछेंगे। तो देखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जो है हम पढ़ते हैं। आज क्या है इसकी पूरी महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो इस अधिनियम में देखिएगा, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है जाना गया। लॉर्ड मार्ले जो है इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो है भारत में वायसराय थे। तो ये आपको ध्यान रखना। मार्ले मिंटो के बारे में पूछा गया है, ये कौन कौन क्या क्या पद जो है संभालते थे। तो मार्ले जो है राज सचिव थे भारत के, और ये मिंटो जो है उस समय जब ये 1858 का अधिनियम आया था, तो आपको पता होगा भारत का गवर्नर जनरल जो है वायसराय बना दिया गया, भारत का वायसराय। तो ये अब वायसराय बन गए थे, मतलब 1858 से जो गवर्नर जनरल बनता था वो वायसराय था। तो लॉर्ड मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसने जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में जो है काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो है 16 से 60 हो गई, और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या जो है एक समान नहीं थी। तो ये याद रखना। लेकिन जो आपका केंद्रीय विधान परिषद था उसमें संख्या कितनी हो गई? 16 से 60 हो गई, ध्यान रखना है। इसने जो है केंद्रीय परिषद में जो है सरकारी बहुमत को जो है बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में जो है गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की जो है अनुमति थी। इस अधिनियम की और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसने जो है दोनों स्तरों पर जो है विधान परिषदों के कार्यों का जो है दायरा बढ़ाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो अनुपूरक प्रश्न जो होता है उस अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर जो है संकल्प लाना, तो ये होते हैं अनुपूरक प्रश्न। इसको मतलब इस दायरे में पहले इस दायरा भी नहीं था, अब इस तक जो है भारतीयों का दायरा बढ़ाया गया। अनुपूरक प्रश्न जो पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प ला सकते थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहली बार किसी भारतीय को जो है वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका के कार्य परिषद के साथ जो एसोसिएशन बनाने का जो है प्रावधान किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है। किस अधिनियम के तहत किया गया? क्या भारतीयों को जो है वायसराय और जो है गवर्नर की कार्यपालिका कार्य परिषद के साथ जो है एसोसिएशन बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए जो है प्रावधान किया गया। तो 1909 का अधिनियम याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको जो है 5 स्टार आप लगाइएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के जो है प्रथम भारतीय सदस्य जो है बने थे इसी अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। तो याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। जो वायसराय की कार्यपालिका का परिषद था उसमें जो है प्रथम भारतीय बने थे, और ये विधि सदस्य के रूप में जो है लीगल एडवाइजर के रूप में जो है लीगल मेंबर के रूप में इनको बनाया गया था। इस अधिनियम में जो है पृथक आपसे पूछा यह भी जा सकता है ना कि वित्तीय सदस्य के रूप में बनाया गया था, विधि सदस्य के रूप में बनाया गया था, तो इन्हें जो है विधि सदस्य के रूप में बनाया गया था। इस अधिनियम की और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर जो है मुस्लिमों के लिए, देखिएगा ये आपको ध्यान रखना, मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान? तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इस समय इलेक्शन होता है, कोई वहां जो आपके क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ता है, किसी भी सांसदीय विधायकी या लोकल लेवल पे जो ग्राम प्रधान का होता है वो चुनाव जो लड़ता है, तो कौन उसमें लड़ता है? कोई भी एक जो है लड़ता है। मान लीजिए वो आरक्षित सीट है, तो जो आरक्षित सीट है जिसके लिए वो है वो उस चुनाव में लड़ता है, उस चुनाव में खड़ा होता है। तब उसमें क्या होता है, सभी लोग मत देते हैं। सभी लोग मतलब जो है चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जिस जाति धर्म के हों। लेकिन ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये था कि अगर मुसलमान वोट में खड़ा है तो वो मुसलमान ही सिर्फ उसको वोट देगा। तो ये यहीं से जो है आपका देखेंगे तो मार्ले मिंटो को ही जो है सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, मिंटो को ही। तो याद रखना है इसको। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत ये आया था, लेकिन मिंटो को जो है इसका जनक कहा जाता है कि सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए यही काम किया था। तो यही इसका जो है बीज बो दिया गया है। देखिएगा, जब देश 1947 में आजाद हुआ तब हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है देशों का बंटवारा हुआ। बंगाल का जो है विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था।
तो यहीं से देखिएगा, ये मिंटो जो है बीज बो दिया था यहीं से, तो ये इसको ध्यान रखना। तो मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर मुस्लिम उसमें जो खड़ा है, मुस्लिम अगर खड़ा है तो मुस्लिम ही वोट उसको देंगे। इस अधिनियम ने जो है सांप्रदायिकता को जो है वैधानिकता मतलब लीगलिटी उसको जो है प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जो है जनक के रूप में जाना गया। तो ये चीज आपको हम पहले ही बता दिए। माल्य मिंटो अधिनियम के तहत ही आया था, लेकिन मिंटो जो है यहाँ का वायसराय था, तो ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, तो इसीलिए मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक माना जाता है, या सांप्रदायिकता का जनक इसको कह सकते हैं। इसने जो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों आपको ध्यान रखना है। इसने जो है प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान भी किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में कुछ नोट्स जान लीजिएगा। कुछ नोट्स मतलब ये अधिनियम आपका महत्वपूर्ण बात जो था वो कवर कर दिए हैं। इस अधिनियम में यही दो चीज पूछा जाता है ज्यादा करके, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो इस दौरान जो हुआ था 1902-3 में, तो ये इसी के आसपास ये अधिनियम भी आया, तो इसके लिए जो है जानना, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जानना जरूरी हो जाता है। जैसे क्या हुआ, पहला पुलिस आयोग कब बना, फ्रेजर आयोग जिसे कहते हैं, तो 1902-3 में पूछा क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला पुलिस आयोग बना था किस, डायरेक्टली पूछा था फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है, सिंचाई से, पुलिस से जो है, रक्षा से, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ये जो है पुलिस विभाग से संबंधित पुलिस आयोग था ये, और पहला पुलिस आयोग था, ये पूछा जाता है। पुलिस एक्ट 1903-4 में जो है पास हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। और स्वतंत्र भारत का पहला पुलिस आयोग जो है स्वतंत्र भारत का ये कह रहा है। धर्मवीर आयोग बना था 1977 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसने जो है कमिश्नरी बनाने का जो है सुझाव दिया था। कमिश्नरी अभी वर्तमान में जो है कई जिलों में जो है, बड़े बड़े जिलों में से हो गया प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ये सब जिलों में जो है, आगरा, ये सब जिलों में जो है कमिश्नरी सिस्टम लागू है। तो कमिश्नरी सिस्टम के बारे में अलग से आपका कभी बताएंगे। तो पहला विकेंद्रीकरण आयोग भी बना था, दी रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण के बारे में आपको बताए थे, शासन का जो है बंटवारा, ना कि केंद्र में खाली एक शासन होगा, इसमें का इस शासन चलाने के लिए बंटवारा किया जाता है। जैसे वर्तमान में विकेंद्रीकरण हुआ है, देश को जो है कई सारे राज्यों में जो है बांटा गया, वो भी क्यों, प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो दी रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में बना था, जो अपना रिपोर्ट 1908 में जो है दिया था। तो ये आपको 2-3 इसमें फैक्ट था, इसको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में आपको बताते हैं। 1919 वाला अधिनियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 20 अगस्त 1917 को जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अपना बता रहे हैं कि भारत में कार्मिक रूप से जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। तो ये अभी 1919 में जाकर के स्पष्ट कर दिया कि भारत में उनका उद्देश्य यही था कि कार्मिक रूप से जो है उत्तरदायी सरकार जो है उसकी स्थापना करना था। कार्मिक रूप से 1919 में जो है भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से जो है लागू हुआ, और इस कानून को जो है मॉन्टेगू जोसेफ सुधार कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना। देखिएगा, उधर 1909 वाला माल्ले मिंटो था और 1919 वाला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड था, तो ये इसको ध्यान रखना है। तो मॉन्टेगू जो है भारत में राज्य सचिव थे, जैसे वहां जो है माल्ले भारत में सचिव थे और मिंटो जो है क्या थे, वायसराय थे। तो वहां यहाँ क्या है, मॉन्टेगू भारत में राज्य सचिव है, जबकि चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया कि आप भारतीयों को जो है कुछ सीमित अधिकारों के साथ 10 वर्ष के लिए आपकी बात जो है मानी जाएगी, लेकिन अधिकार कैसे रहेगा, सीमित अधिकार रहेगा। और यदि आप ये सही से कार्य करेंगे तो आज जो है 10 वर्षों के अधिकार जो है आपको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिएंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिकार जो है कम कर दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, तो स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ये इसको आपको ध्यान रखना। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा जो है, मुस्लिम लीग है ये, मुस्लिम लीग दोनों द्वारा जो इसको इनकार कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि जो ऐसा ही प्रस्ताव था कि 10 वर्षों के लिए आपको जो है दे रहे हैं, अगर आप शासन अच्छा करेंगे तो फिर आपको जो है बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कौन सा तरीका था उनका, तो ये भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ध्यान रखना है। अब इसकी और महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न थी।
केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की जो सूची की पहचान कर जो है एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर जो है केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। तो राज्यों पर जब केंद्रीय नियंत्रण जो था, तो यहाँ अभी आपसे बताया ना, विकेंद्रीकरण किया गया। तो केंद्रीय नियंत्रण जब कम होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण होगा। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को जो है अपनी सूचियों के विषय पर जो है विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा जो है केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। तो इसको ध्यान रखना है। और ये देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि सरकार का ढांचा तो जो था वो केंद्रीय था और एकात्मक ही बना रहा, लेकिन थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य रूप से जो केंद्रीयकरण था वो उसका और एकात्मकता वो बना रहा था, मतलब केंद्र ही पावरफुल था। इसने जो है प्रांतीय विषयों को जो है पुनः दो भागों में विभक्त किया, जैसे एक होता है हस्तांतरित विषय, एक होता है आरक्षित विषय। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाएगा। तो द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय के रूप में। हस्तांतरित विषय पर जो है गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में जो उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के जो है प्रति उत्तरदायी थे। और जबकि आरक्षित विषय जो था वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से जो है शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कहने मतलब आरक्षित विषय जो है, इस पे आरक्षित विषय रिजर्व जिसको कहते हैं, ये विषय रिजर्व रहेगा, ये हमारे पास रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री मान लीजिए हैं, तो प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय जो है, जो मेन मंत्रालय है, गृह मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री हमारे पास रहेगा, तो वैसे ये कह रहा है कि आरक्षित विषय जो है गवर्नर के पास रहेगा, और हस्तांतरित विषय किसके पास रहेगा? तो गवर्नर शासन करेगा उस पर, लेकिन उस पर मंत्रियों की सहायता से उस पर जो है शासन किया जाएगा। तो ये इसको ध्यान रखना है, और इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। देखिएगा जो आरक्षित विषय था रिजर्व कर लिए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शासन की इस दोहरी व्यवस्था को जो है द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, तो इसको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया प्रांतों में जो है, ये प्रांत में है, अभी देखिएगा यही आपको बता दे रहा हूं, फिर कल इसको जो हम और डिटेल से बताएंगे। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुआ? प्रांतों में जब लागू हुआ तो ये 1919 का अधिनियम था। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लेकिन यही द्वैध शासन व्यवस्था जब कब लागू होगा? केंद्र में। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है ये लागू होगा केंद्र में। तो ये इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी पहले प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुआ था। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में देखिएगा, तो आरक्षित विषय जो है अंग्रेजों के पास था। इसको और हम इसको बता दिए, लेकिन और बढ़िया से इसको बता रहे हैं। अंग्रेजों के पास था, जैसे रक्षा हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, पुलिस हो गया, पैसा छापना हो गया, संचार हो गया यानी कम्युनिकेशन हो गया, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले, इसको रिजर्व कर लिया गया। किसके लिए? गवर्नर के लिए। अंग्रेजों के पास मतलब गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर ही होता था, तो इसको ध्यान रखना है। ये गवर्नर मतलब वायसराय समझिए, गवर्नर वायसराय में कोई अंतर नहीं है, बस नाम चेंज कर दिया गया था। हस्तांतरित विषय में देखेंगे तो भारतीयों के पास इसको सौंप दिया गया, जैसे मंत्रालय वगैरह जो है, मंत्रालय वगैरह के अधीन। और वो मंत्रालय को भी कौन मतलब उसको जिम्मेदार होता था? संसद के ऊपर। संसद मतलब उस समय का विधान परिषद है। तो भारतीयों के पास जैसे जनता से जुड़े सीधे मामले, जो जनता से सीधे मामले जुड़ते थे, उसको जैसे सफाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय मामले हो गया, स्थानीय शिक्षा हो गया, ये सब भारतीयों को सौंप दिया गया कि आप लोग कोई ऊपर जिम्मेदारी रहेगा, मतलब इसको काम नहीं कर पाएंगे तो ये जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि भारतीयों ने जो है काम अच्छा नहीं किया, ये विभाग इनका खराब है। तो ये इनको कहने मौका मिलेगा कि भारतीयों के पास ही तो ये अधिकार है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हो कि इसमें पैसा देने का अधिकार, इसमें सब पैसा वगैरह का अच्छा हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब अधिकार किसको दे दिया गया? आरक्षित कर दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, वायसराय को दे दिया गया। तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा थी और पैसा बजट भी कम था, तो जिम्मेदार भी यहाँ जो है ज्यादा ठहरना पड़ता था। इस अधिनियम ने जो है पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विसदनीय व्यवस्था जो है पहली बार देश में शुरू किया गया था, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी यहाँ से शुरू हो गई थी। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर जो है द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा जो वर्तमान में उस मॉडल में कुछ जो है गठन हुआ था। नाम इसका अलग था, लेकिन जो है राज्यसभा और लोकसभा की तरह जो है इसका गठन हुआ था। दोनों सदनों के जो है बहुसंख्यक सदस्यों को जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो निर्वाचित किया जाता था। तो ये ध्यान रखना है, बहुसंख्यक सदस्यों को जो है ज्यादा करके सदस्यों को, जैसे वहां देखिए निर्वाचित सदस्य होते थे और मनोनीत होते थे, लेकिन ज्यादातर सदस्य क्या होते थे? बहुसंख्यक सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन उनको होने लगा था।
और इसके अनुसार जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो है 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ जो एक सदस्य था उसको छोड़ करके 3 सदस्यों का भारतीय होना जो है आवश्यक था। मतलब 6 सदस्य हैं जिसमें एक कमांडर इन चीफ है, तो 6 में से 3 इधर ले लीजिए, 3 इधर ले लीजिए, 3 इसमें भारतीय हो गए। लेकिन कमांडर इन चीफ भी जो है ये अंग्रेजों के द्वारा होगा, इसमें से 2 मतलब और रहेगा और एक कमांडर इन चीफ रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है। 3 सदस्यों को जो है क्या कर दिया गया, भारतीय कर दिया, और 3 को जो है अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेज के माध्यम से रहेंगे। लेकिन ये कमांडर इन चीफ जो कौन रहेगा, वो अंग्रेज ही रहेगा, इसको छोड़ करके। और इसने जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए जो है पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को जो है विस्तारित कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरुआत की गई थी 1909 में, सिर्फ मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए। लेकिन ये सांप्रदायिक आधार पर जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए पृथक जो है निर्वाचन, यहाँ तक कि जमींदारों के लिए ये व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस कानून ने जो है संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर जो सीमित संख्या में लोगों को जो है मताधिकार प्रदान किया। तो ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला इसका विशेषता देखेंगे तो इस कानून ने जो है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का जो है सृजन किया, और अब तक जो है भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को जो है उच्चायुक्त को जो है स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ध्यान रखना है, कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, और जो यहाँ का राज सचिव होता था उसके कार्यों को जो है कुछ हद तक जो है ट्रांसफर कर दिया गया उसको, जो है उच्चायुक्त को। इससे जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इससे मतलब इस अधिनियम से तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो वो आपसे पूछा जाता है 1919 के अधिनियम के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अतः 1926 में जो है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया। और यह भारत में जो है उच्च नागरिक सेवाओं जैसे 1923 से 24 पर जो है ली आयोग की सिफारिश पर जो है सिफारिशों पर किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ली आयोग के बारे में पूछा जाता है, तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखना। वैसे इस सब में पूछा जाता है, लेकिन सिविल में स्पेशली पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में पूछा जाता है ली आयोग की जो है किस लिए गठित हुआ था। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो है ये गठित हुआ था। इसने जो है पहली बार केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग कर दिया। तो ये देखिएगा 1919 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए डिटेल्स में बता रहा हूँ। पहली बार क्या किया गया, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो ये अब मतलब केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग पेश होने लगा, और राज्य विधानसभाओं को जो है अपना बजट स्वयं बनाने के लिए जो है अधिकृत कर दिया। क्योंकि यहाँ आप बजट अलग करेंगे तो निश्चित रूप से उसको अधिकृत करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जो है एक वैधानिक आयोग लीगल कमीशन बना, उसका गठन किया गया, जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद जो है जांच करने के उपरांत जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से इसको बताया जाता है। इससे जो है केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया गया। तो 10 वर्ष बाद जब ये किया गया तो देखिएगा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था ये दोनों अलग है, इसको ध्यान रखना। तो केंद्रीय स्तर पर यहाँ क्या है, द्वैध शासन नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था है। द्वैध शासन तो अगले आएगा, जो हस्तांतरित और जो है आरक्षित विषय था वो द्वैध शासन है। तो केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था मतलब राज्यसभा लोकसभा मॉडल जो होता है, अभी हम वर्तमान में हम लोग के यहाँ क्या है, द्वैध शासन व्यवस्था, एक राज्यसभा होता है प्लस एक लोकसभा होता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो राज्य परिषद के बारे में देखेंगे तो द्विसदनीय व्यवस्था में राज्य परिषद में देखेंगे तो 60 सदस्य थे, जो 33 निर्वाचित होते थे और 27 मनोनीत होते थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। और विधानसभा में देखेंगे तो 145 सदस्य थे, जिसमें 104 जो है निर्वाचित होते थे, 41 जो है मनोनीत होते थे। तो ये ध्यान रखना। और मनोनीत कौन होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। और निर्वाचित सदस्यों के पास जो सरकार की आलोचना करने और सदन में जो है बोलने का अधिकार था, किंतु वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये ध्यान रखना, वोट देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। किंतु वायसराय के पास जो है वीटो पावर था, जो निर्वाचित सदस्यों के मनाही के बाद भी जो है कानून पारित कर सकता था। तो उसका मतलब भी कोई नहीं होता, कितना भी आप विरोध कर लीजिए, वीटो पावर लगा दिया जाता था तो हमेशा ये पास हो जाता था। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसी अधिनियम में जो है महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 1919 के अधिनियम में जो है महिलाओं को अधिकार वोट देने का दिया गया था। तो ध्यान रखना है इसको। केंद्रीय विधानमंडल के जो है सदस्य
सरकार से जो है प्रश्न और पूरक प्रश्न भी जो है पूछ सकते थे। प्रश्न मतलब होता है जैसे प्रश्न, जैसे कोई पूरक प्रश्न क्या होता है उसको जानिए। जैसे कोई आप प्रश्न किए संसद में या विधान परिषद में जो उस समय था, अभी वर्तमान में संसद कहेंगे, तो संसद में कोई प्रश्न किए और उसके बाद वो क्वेश्चन जो मंत्री, जैसे मंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है या तो लिखित या तो मौखिक रूप से, तो उसको जो है जवाब दिया गया लेकिन उससे संतुष्ट नहीं तो उससे पूरक प्रश्न मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज होता है, प्रश्न जो है और पूरक प्रश्न दोनों पूछने के लिए जो है विधानमंडल के लिए अधिकृत किया गया था। और वित्तीय मामलों को छोड़कर दोनों मंडलों की शक्तियां जो है समान थी, तो ध्यान रखना है। वित्तीय मामलों को छोड़ दिया जाए तो, और केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, तो ये आपको हम पीछे ही बता दिए हैं, तो ध्यान रखना है। अब नोट कुछ इसके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि इसी समय जो है 1921 1922 के आसपास जो घटनाएं घटी थी तो उसको जानना जो है जरूरी होता है। अगर ये ना बताएं तो कोई निश्चित वो नहीं है कि मतलब हाँ इस अधिनियम के तहत है, लेकिन इसके आसपास ये घटनाएं घटी थी तो इसको जान लेना थोड़ा आपको लिए हेल्पफुल रहेगा। ली आयोग जो 1921 में गठित किया गया था, 1922 में इन्होंने अपना जो है रिपोर्ट दिया था, जिसको जो है रॉयल कमीशन ऑफ सुपीरियर सिविल सर्विसेज जो है ये कहा गया था। उसके मतलब क्या, सिविल सेवकों के जो है उसको सिविल सेवा आयोग बनाने के लिए गठित किया गया था। और प्रतियोगिता परीक्षा जो है भारत में ही हो, तो इसके लिए भी जो है ये 1921 में जो है ली आयोग गठन हुआ था। और प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा जो है भारत में ही हुआ था, और भारत में कहा मतलब भारत में ही तो होगा, इलाहाबाद में ही हुआ था, तो 1926 में हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। इसीलिए इलाहाबाद को जो है सिविल सर्विसेज का गढ़ कहा जाता था, तो ये इसको ध्यान रखना है। तो 1926 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ली आयोग द्वारा जो है सिविल सेवा का जो है भारतीयकरण किया गया, तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि भारत के जो है अब भारत में प्रतियोगिता परीक्षाएं होने लगा। पहले कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। 1925 में जो फेडरल सिविल सर्विसेज कमीशन जो है बना था, वही सिविल सर्विसेज कमीशन का फेडरल रूप जो है, जिसको संघीय सिविल सेवा आयोग कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। हिंदी में बता रहा हूं आपको, फेडरल जैसे संघीय सिविल सेवा आयोग कहते हैं। लोक सेवा समिति जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में जो है शुरुआत की गई थी, तो ये भी आप याद रखना। पीएससी में जो है आपको बताना कितने मेंबर वर्तमान में होते हैं, तो इसको हम कभी अलग सेशन में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। कौन सदस्य होता है, कौन इसमें जो है बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, अध्यक्ष कौन होता है। 1921 में जो है रेल बजट का जो है रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। उसको मतलब रेल बजट को आम बजट से अलग करके जो है पेश किया गया था, तो 1921 में पेश किया गया था। तो अधिनियम तो 1919 का था, लेकिन 21 में जो है इसको अलग किया गया था, तो ध्यान रखना है। तो दोस्त जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। अब आपका बारी है क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं उसको लगाने का, तो अब आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए। आपको जो है निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। किस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कहा जाता है, तो आपको बताना है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो विकल्प आपका है, देखिएगा ये अधिनियम आप देख लीजिए 1892, 1909, 1919, 1935। तो किस अधिनियम को कहा जाता है, तो आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा बी, 1919 के अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि अभी आपको पता है मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है जनक कहा जाता था, वो 1919 के अधिनियम में ही था। और ये जो है मार्ले मिंटो का सुधार यही अधिनियम था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। किस अधिनियम के तहत जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है वायसराय के कार्यपालिका परिषद के जो है प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में जो है सदस्य बने थे, मतलब उनको बनाया गया था। तो किस अधिनियम के तहत जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरे नंबर, अभी देखिए क्वेश्चन ये आपका ऐसे पूछा है तो आप 1919 लगाएंगे, क्योंकि हम आपको कई बार इसको बताएं, आपको सही रहेगा 1919। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ये 1919 के अधिनियम के तहत जो है किसे जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में जो है चुना गया था या बनाया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वहां याद रखना है। मतलब दोनों तरीके से कान चाहे इधर से पकड़े चाहे कान इधर से पकड़े, तो आपको दोनों तरीके से नाम याद रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 के अधिनियम में जो है के तहत वायसराय की कार्यपालिका परिषद के जो है प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। वो भी कौन सदस्य बने थे, विधि सदस्य बने थे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। किस अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर जो है मुसलमानों के लिए
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये आपको बताना है किस अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर जो है मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया था। तो 1892 का अधिनियम था, 1909 का था कि 1919 का था कि 1935 का था। अब आपको बताना है, क्योंकि हम आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल्स में बताए हैं। तो मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया था, 1909 का अधिनियम था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या था ये आपको बता दें कि मतलब अगर मुसलमान जो है वोट लड़ रहा तो मुसलमान ही इसको जो है वोट देंगे। और इसका विस्तार कब कर दिया गया था, तो 1919 के अधिनियम में जो है कर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, जमींदारों के लिए बढ़ाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी जो है कहा जाता है। तो किस अधिनियम को कहा जाता है, इसको आपको बताना है। विकल्प में भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसके कहा जाता है, तो आपको सही उत्तर लगाना है बी। ये आपको बता दिए, तो ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेगू कौन थे, तो भारत के जो है सचिव थे, और ये चेम्सफोर्ड कौन थे, तो ये वायसराय थे। तो ध्यान रखना है, वायसराय या गवर्नर जो भी कह लीजिए, लेकिन वायसराय उस समय चलता था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत जो है पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई। तो इसको आपको ध्यान रखना है और बताना है। विकल्प में है देखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919, 1935। तो किस अधिनियम के तहत जो है ये मतलब ये पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू की गई थी, तो 1919 का अधिनियम था। तो इसको ध्यान रखना है, यानी सी आपका सही रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1919। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो है, यानी द्वैध शासन, देखिए शासन दो जगह हो गया, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत जो है की गई थी प्रांतों में, वो भी प्रांतों में पूछ रहा है। आगे अभी यही चीज जो है आपको केंद्र में पूछने लगा, केंद्रीय स्तर पे, तो आपको कौन सा लगाना है, 1919 लगाना है। लेकिन अगर प्रांतों में पूछ रहा तो 1919 जो है प्रांतों में था, ये 35 लगाना अगर केंद्र में पूछेगा तो। लेकिन प्रांतों में 1919 का व्यवस्था जो है किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था मतलब वही आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो इसको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं मित्र। आप जरूर जो है बताइएगा कि मतलब कैसा सेशन रहा, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बताइएगा। फिर हम आप लोग को जो है अगर कोई सुधार रहेगा तो निश्चित रूप से अगली बार जब आएंगे तो सुधार के साथ आएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा यही एक मोटिवेशन है आपके लिए, हमारे लिए, मतलब आपके द्वारा जो है एक गुरु दक्षिणा के रूप में यही मोटिवेशन होगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है अपने दोस्तों तक जो है तो भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक आप पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।